जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू पूरे एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं 31 ऑफ मई का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जिसमें मैं कंपाइल करके आपके सामने लाता हूँ डेली करंट अफेयर्स, एडिटोरियल, पीआईबी का न्यूज़ डाउन टू अर्थ, सारा आपको एक जगह पर यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो भी अपडेट आपको यहाँ पे मैं डालूँ आपको नोटिफिकेशंस उसकी प्राप्त हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। हर बार की तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि आपका भी रिसेंटली आया हुआ है। तो ये 2023 का क्वेश्चंस आपके सामने मैं यहाँ पे दिया हूँ। तो इसमें क्या कह रहा है, विद रिफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री अलेक्जेंडर रिया, एएच लॉन्गहॉर्स्ट, रॉबर्ट सीवेल, जेम्स बगीज, वाटर एलियट वेयर एसोसिएटेड विद, ये किस फील्ड से एसोसिएटेड हैं। तो ये जो इंडियन हिस्ट्री में इनका नाम है वो है आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस के फील्ड में। तो ये आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से रिलेटेड हैं। अगर आपने ये आर्कियोलॉजी के बारे में पढ़ी होगी तो आपको इनके नाम जरूर मिले होंगे। तो ये आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से हैं। दूसरा जो क्वेश्चंस है यहाँ पे वो दे रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है प्रोग्राम ओरिजिनली जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इनिशिएट किया गया था माइक्रो क्रेडिट फिनांस करने के लिए। यहाँ पे बातें बोली गई हैं। दूसरा जो बोल रहा है, एसएसजी ऑल मेंबर ऑफ द ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ लोन दैट एन इंडिविजुअल मेंबर टेक्स। तो यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ऐसा बोल रहा है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, रीजनल रूरल बैंक्स शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक सपोर्ट एसएसजी। तो जी हाँ, ये दोनों सपोर्ट करती हैं एसएसजी, और ये इनिशिएट नाबार्ड के द्वारा किया गया था, न कि एसबीआई, और 1991 में इसका इनिशिएटिव लिया गया था। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट सही है, देख सकते हैं इसकी डिटेलिंग और क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दे दी गई है। आगे बढ़ते हैं नेशनल पार्क की तरफ। ये जो नेशनल पार्क मैं आपको कल बताया, ये नेशनल पार्क कहाँ के हैं। तो ये बंदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है, आपके कर्नाटका में ये नेशनल पार्क सारे पाए जाते हैं। तो बनेरघट्टा नेशनल पार्क, दंडेली नेशनल पार्क, ये टाइगर रिजर्व है, और ये नागरहोल नेशनल पार्क, ये सारे के सारे आपको कर्नाटका में पाए जाएंगे। कर्नाटका कहाँ है, उसकी लोकेशंस को हम देख सकते हैं। तो ये रहा आपका कर्नाटका, यहाँ पे ये नेशनल पार्क सारे पाए जाते हैं। कर्नाटका किस किस से बाउंड्री टच करता है, तो आप देख सकते हैं गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा और तमिलनाडु एंड केरला। तो साउथ के लगभग इन सारे स्टेटों से ये टच करता हुआ नज़र आता है। तो इसकी लोकेशंस भी याद होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चंस कभी भी बना देता है। स्टेट बाउंड्री से क्वेश्चंस तो बनाता ही बनाता है, अब सिटीज़ के लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड से भी क्वेश्चंस बना देता है कि उस लॉन्गिट्यूड पे कौन सा सिटीज़ है, उसके ऊपर कौन सा सिटीज़ है, ऐसा करके क्वेश्चंस बनाता हुआ नज़र आता है। आगे बढ़ते हैं पीआईबी न्यूज़ की तरह। तो आज का पीआईबी न्यूज़, यूनियन फिनांस एंड कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्टर कौन है आपके, तो सीतारमन जी हैं, जो कि चेयर करी हैं कौन सी, सेकेंड मीटिंग किसकी, एपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी, जो कॉन्स्टिट्यूट करता है किस चीज़ को, ये रिव्यू करेगा यहाँ पे एक्टिविटी ऑफ NICDIT। तो ये क्या है, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट है, इसका सेकेंड मीटिंग यहाँ पे हुई है, इसको रिव्यू करती हुई नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें याद रखिएगा। दूसरा जो है यहाँ पे नीति आयोग अटल इनोवेशंस मिशन का जो एम्बेसी मीटअप हुई है, ये यहाँ पे नीति आयोग के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है अटल इनोवेशंस मिशन पे नीति आयोग के द्वारा, जिसमें कंट्री पार्टिसिपेट करी हैं कौन सी, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, यूरोपियन यूनियन, ब्राज़ील, ओमान, कनाडा, इंडोनेशिया, मैक्सिको और एस्टोनिया। ये सारी कंट्री कहीं ना कहीं पॉलिसीज़ को लेके यहाँ पे अपना बात विवाद की हैं, और ये ग्रोथ और सक्सेस स्टार्टअप के ऊपर यहाँ पे इन नेशंस को कैसे आगे लेके चला जाए उसके बारे में बातें बोली जा रही हैं। दूसरा एडिटोरियल है, सबसे इम्पोर्टेंट है एडिटोरियल, यूनिवर्सल कवरेज। तो यहाँ पे यूनिवर्सल कवरेज की बात बोली जा रही है। चीफ ऑफ इंडिया इंश्योरेंस सेक्टर की रेगुलेटर यहाँ पे अनवील किए हैं, ओपन किए हैं क्या, एक फ्रेश ब्लू प्रिंट। तो फ्रेश ब्लू प्रिंट क्या है, टू कवर लार्ज पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। तो
जितने भी भारत की पॉपुलेशन है कम से कम उनको एक हेल्थ सिक्योरिटी स्कीम दी जाए ताकि उनका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो कंप्लीट हो सके। तो कोई भी ऐसा ना हो भारत में जिसका इंश्योरेंस ना हो, जिसके कारण प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर ऐसी चीज़ है तो हेल्थ अगर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी तो वो कहीं ना कहीं गरीबी रेखा से नीचे दबके ही रह जाएंगे, इसलिए ऊपर उठाने की बात करी गई है। बहुत सारे लोगों की जो पॉकेट मनी होती है, जो बजट होता है, जो सेविंग्स होता है, वो सारा का सारा अपने हेल्थ के ऊपर ही ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण ये सारी प्रॉब्लम ना आए। गवर्नमेंट इसके बारे में सोच रही है। तो 2047 तक बातें बोली जा रही हैं, ऐसी कार्य की जाएगी कि ये सारी चीज़ें सही सुचारू ढंग से चले। तो यहाँ पे रोल कौन प्ले करेगा? IRDAI। तो ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो कि कंट्री को एक नया प्रोटेक्शन गैप जो हो गया था उसको भरती हुई नज़र आएगी। तो ये इसी के आधार पे UPI जैसे पूरे लोगों को जोड़ दिया है। यूनाइटेड UPI, ये UPI आपको कहीं ना कहीं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, UPI जो पेमेंट करते हैं हम फ़ोन पे से, किसी भी ऐप से, डिजिटल पेमेंट ऐप से हम करते हैं, उसी आधार पे ये भी कहीं ना कहीं लेके आया जा रहा है कि सारे लोगों को जोड़ने की बातें बोली जा रही हैं। अभी जो ये बीमा विस्तार स्कीम की बातें बोली जा रही हैं, ये वर्कआउट करेगा लाइफ एंड जनरल इंश्योरर के लिए और प्रोवाइड करेगा हाउस होल्ड विथ क्या एक्सपेडिशियस मॉनिटरी सपोर्ट। तो यहाँ पे पैसे की भी सपोर्ट मिलेगी, मेडिकल सपोर्ट मिलेगी, इमरजेंसी सिचुएशंस में, एक्सीडेंटल में, चोरी में भी, डेथ में भी फैमिली को किसी प्रकार की क्षति पहुँचती है तो बीमा को और विस्तार करने का जो स्कीम आया है उसमें सारी चीज़ों को जोड़ने का बात बोला जा रहा है। ये एक अच्छा मूव है, कहीं ना कहीं लोगों को मदद मिलती हुई नज़र आ रही है। बेनिफिट ऑफ द इंश्योरेंस स्टिल क्वाइट लो, लेकिन अगर बात करें जाए तो ये जो बेनिफिट है इंश्योरेंस की अभी भी बहुत निचली हद तक है, ये उतना कार्य करती हुई नज़र नहीं आ रही है। रेगुलेटर हैज़ प्रपोज्ड वुमेन लेड ग्राम सभा इनिशिएटिव। तो वुमेन को कहीं ना कहीं इंडल्ज कर दिया गया है इसमें, इस स्कीम में, कि ग्राम के लेवल पे, एक छोटे विलेज के लेवल पे, ग्राम के लेवल पे आप इसको इनिशिएटिव वुमेन के द्वारा लिया जाए और लोगों को कम से कम बताया जाए कि ये चीज़ें किस तरीके से कार्य करती हैं और फीमेल को इसमें इंडल्जेंस की बातें बोली जा रही हैं ताकि किसी भी तरीके से आसानी तरीके से इसको आगे लेके चला जाए। बीमा सुगम प्लेटफॉर्म यहाँ पे इंटीग्रेट करेगा इंश्योरेंस प्लेयर को और डिस्ट्रीब्यूटर टू गिव कस्टमर ए वन स्टॉप एक्सपीरियंस। तो एक ही जगह पे सारी चीज़ों को यहाँ पे ला दिया गया है ताकि कोई भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को ना आए। जो भी सेटलमेंट होगा वो 1 घंटे 2 घंटे कुछ घंटों में सेटलमेंट करने की बातें बोली जा रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन लग सकता है, जो कि अच्छा मूव है। अगर जल्दी किसी को सही समय पे उसका बेनिफिट मिल जाता है स्कीम का तो क्या होगा, वो उस मॉनेटरी सपोर्ट से, पैसे की सपोर्ट से कहीं ना कहीं अपनी स्थिति को सुचारू रूप से चलाता हुआ नजर आएगा। तो ये अच्छी चीज़ है, सरकार इस पे अच्छा कार्य कर रही है। ओवर 2 डिकेड्स अगर बात करी जाए तो यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर भी आते हुए नज़र आए हैं और ये जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री थी पहले, उसमें प्राइवेट लोग पेंट्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि एक अच्छा मूव है। 2.7% 2001-2 की बात करें तो था, अभी जो है 4.2% इसका मूव चला गया है। तो यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर के आने से इसमें बढ़ोतरी तो हुई है, 21-22 तक 4.2% तक पहुँच गया है। IRDAI क्या कह रहा है यहाँ पे कि स्टेट गवर्नमेंट सेटअप बॉडी सिमिलर टू स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी, इसके आधार पे स्टेट लेवल में भी यहाँ पे चीज़ें सेटअप होनी चाहिए और हेल्प करे, फॉर्मुलेट करे डिस्ट्रिक्ट वाइज स्ट्रेटजी। तो एक डिस्ट्रिक्ट वाइज, मान लीजिए ग्राम सभा है ये, और ये रहा आपका डिस्ट्रिक्ट, ये रहा आपका डिवीज़न और ये रहा आपका स्टेट। तो यहाँ से चलते हुए हम कहीं ना कहीं ऊपर जाएंगे, बॉटम अप अप्रोच ले जाने की बातें बोली जा रही हैं, तभी जा कर के सभी लोगों को बेनिफिट मिलेगा। निचले तबके के किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या प्रॉब्लम है, क्या सिचुएशंस कंडीशंस इमर्ज आउट हुई है, क्या नीड है यहाँ की, ये कौन जानेगा, निचले तबके के लोग ही जानेंगे। इसलिए यहाँ पे नीचे से ऊपर उठाने की बातें बोली जा रही हैं। तो बीमा विस्तार जो स्कीम है यहाँ पे टॉप सिटीज़ को भी कंसीडर करता हुआ नज़र आएगा और ये क्या करेगा, सेंटर
नीड्स टू रीथिंक द 18% GST लेवी ऑन हेल्थ। तो 18% जो GST लगा दिए हैं हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे, इसको भी सेंटर को रीथिंक करने की ज़रूरत है। पुनः सोचने योग्य बातें हैं कि आप एक तरफ स्कीम ला रहे हैं, दूसरी तरफ GST लगा दे रहे हैं और 18% पॉकेट मनी लोगों का कहीं ना कहीं ले रहे हैं। तो दोनों तरफ से आपको दाव चलने की ज़रूरत नहीं होती है अगर आप सच में कोई सोशल वेलफेयर स्कीम लेके आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मूव अच्छा होना चाहिए ताकि लोगों को बेनिफिट मिल सके। लास्ट माइल कनेक्टिविटी यहाँ पे छूटनी नहीं चाहिए, यानी एक विलेज तबके के लोगों को भी नहीं छोड़िए और जो मेट्रो सिटीज़ के लोग हैं, जो पुअर तबके के लोग हैं, उनको भी नहीं छोड़ना है। ऐसी बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। ये जो नोशंस है अफोर्ड करेगा गुड हेल्थ को लेके, और जो लोग भी गुड हेल्थ के लिए यहाँ पे अपना अपना इंश्योरेंस करवाए हुए हैं, जो कैपेबल हैं करवा लिए हैं, और जो लोग नहीं करवा लिए हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे यहाँ पे जाते हुए नज़र आ रहे थे। इसीलिए ये स्कीम लाई गई, कम से कम उनको ऊपर गरीबी रेखा से ऊपर लेके आया जाए। देखिए, जब भी कोई बीमारी होती है तो आपकी सारी सेविंग, लाइफ की सेविंग कहीं ना कहीं खाती हुई नज़र आती है। अगर कैंसर हो जाए, लंग कैंसर हो जाए, ब्लड कैंसर हो जाए, या फिर कोई और भी प्रॉब्लम हो जाए, मेजर प्रॉब्लम हो जाए, तो आपकी पूरी लाइफ की सेविंग, खास करके आम आदमी की सेविंग, तो ये खा ही जाती है। तो ऐसी बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। आशा करते हैं ये एडिटोरियल आपको समझ में आई होगी। यूनिवर्सल कवरेज की सारी चीज़ें यहाँ पे बीमा को और स्कीम को यहाँ पे बताई गई है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं अनबॉक्सिंग एक्सपोर्ट टर्न आउट। ये टर्न अराउंड ये क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे इंडिया रिसेंटली जो है नेट एक्सपोर्टर ऑफ टॉयज बना हुआ है, जो अभी इसकी हम विवेचना और विश्लेषण को देखेंगे। 2020-21 की बातें बोली जा रही हैं। 21-22 की एंडिंग में डिकेड ऑफ द इम्पोर्ट जो है डोमिनेंस था। तो यहाँ पे एंडिंग डिकेड्स ऑफ इम्पोर्ट, यानी इम्पोर्ट हम कम किए हैं किस फील्ड में, आपके टॉयज वाले फील्ड में। ऐसी बातें यहाँ पे बोली हैं। तो जो एक्सपोर्ट है इंक्रीज किया है 109,812 करोड़ टू $177 करोड़ हम लोग एक्सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन बहुत सारी फैक्टर हैं इसके पीछे भी, हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं और उसकी डिटेलिंग को हम लोग एनालाइज करेंगे, फिल्टर आउट करेंगे कि क्या ये इसमें कितनी सच्चाई है। इंपोर्ट जो है डिक्लाइन हुई है 371 मिलियन से लेके यहाँ पे 819 करोड़ तक आ चुकी है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। ऑफिशियल डाटा यही आंकड़ा को बता रही हैं, लेकिन दिस फैक्ट आर इनडिस्प्यूटेबल, यहाँ पे बात बोल रहे हैं। दे कैन बी क्रॉस वेरीफाइड बाय मिरर इमेजेज ऑफ ट्रेन फिगर। ये कह रहे हैं इसमें डिस्प्यूट नहीं हो सकती, यहाँ पे अगर क्रॉस वेरीफाइड होगी तो यहाँ पे बहुत सारे फिगर्स को कहीं ना कहीं अलग तरीके से हम देखते हुए नजर आ रहे हैं। अचीवमेंट की बात करी जाए तो वाइडली क्रेडिटेबल है यहाँ पे किसको, मेक इन इंडिया कैंपेन जो मोदी जी लॉन्च किए थे 2014 में। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहाँ से कई बार आया है कि ये छोटे पीसेस में यहाँ पे मतलब स्टेट पीसेस में क्वेश्चन आ ही जाते हैं, इसलिए इसको याद रखने की आवश्यकता आपको अवश्य है। यहाँ पे रिलेटेड पॉलिसीज़ और ऑफिशियल प्रेस रिलीज की बात करें तो ये भी क्लेम यहाँ पे सारी चीज़ें आती हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पे रिपोर्टेडली स्पोक किए थे किस चीज़ के ऊपर कि प्रमोट करेंगे अपनी देश की मैन्युफैक्चरिंग, इसको हब बना के रखूँगा, उससे नीचे ये बर्दाश्त नहीं किया। मन की बात में भी ये यही बात बोले थे कि लोगों को ये चीज़ें जाननी होंगी कि देश में मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाना है, तभी देश अपना आगे जा सकता है, लोगों को जॉब मिलेगा, रोजगार होगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोग पीसफुल तरीके से कोएग्जिस्ट करेंगे, लिवलीहुड अर्निंग करेंगे और देश का विकास होगा। इंडिया की टॉय इंडस्ट्री जो है अभी मिनिस्कुअल पोजीशंस पे है, कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज़ें नहीं है, और ये छोटा सा कोई चीज़ें अचीव कर लेने पे ऐसी कोई चीज़ें इस तरीके से नहीं देखनी चाहिए कि इंडिया जो है टॉय के फील्ड में हब बनता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा कुछ भी अभी देखने की ज़रूरत नहीं है। 15-16 की बातें बोलते हैं तो यहाँ पे लेटेस्ट अवेलेबल जो फिगर है हमारे पास वो कंबाइन करके ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का हम देखते हैं। तो इंडस्ट्री का क्या दिखता है, यहाँ पे 15,000 एंटरप्राइज यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हुई थी और प्रोड्यूस कर रही थी टॉयज कितने की 1688 करोड़ रुपए की, जो कि कैपिटल यहाँ पे 626 करोड़ रुपए करंट प्राइस के हिसाब से है। और कितने लोगों को जॉब,
35,000 लोगों को जॉब देती थी। तो ये सारे आंकड़े हैं, इस प्रकार के आंकड़ों को आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इससे समझ भी सकते हैं कि क्या कंडीशन थी। रजिस्टर्ड फैक्ट्री की बात करें तो 10 लोगों को एम्प्लॉय दी जाती थी रजिस्टर्ड में, और वर्कर्स रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे अकाउंट करते थे 1% ऑफ द नंबर ऑफ द फैक्ट्री एंड इंटरप्राइजेज। 20% ऑफ द वर्कर भी काम करते थे यहाँ पे, और 63% फिक्स्ड कैपिटल होती थी। प्रोड्यूस करते थे 77% ऑफ द वैल्यू आउटपुट। आउटपुट का मतलब प्रोडक्ट जो भी टॉयज वगैरह थी। जबकि बात करें 2000 से लेकर 16 तक तो इंडस्ट्री का आउटपुट अभी हाफ हो गया है। एक रियल टर्म पे बात करी जाए, नेट इन्फ्लेशंस को देख के बात करी जाए तो, और जॉब भी लॉसेस देखती हुई नज़र आ रही हैं। कई सारे जॉब लॉस हुए हैं, इंडस्ट्री भी गिरती हुई नज़र आ रही है। इंपोर्ट जो है 80% डोमेस्टिक सेल यहाँ पे देखी गई है। तो इंपोर्ट अकाउंट 80% ऑफ द डोमेस्टिक सेल देखी गई है। और 2018-19 इंपोर्ट जो है यहाँ पे बढ़ा है 3 टाइम्स यहाँ पे बढ़ा है किससे, एक्सपोर्ट से। तो इंपोर्ट यहाँ पे 18-19 तक बढ़ता हुआ नज़र भी आया है। एशिया की अगर बात करते हैं कि क्या कंडीशन है एशिया में इस फील्ड को लेके, इस मैन्युफैक्चरिंग टॉयज को लेके क्या फील्ड है यहाँ पे वो देख लेते हैं। तो ये जो नेशंस है कहीं ना कहीं जॉब क्रिएट करती हुई नज़र आ रही हैं, स्टार्टिंग विद द जापान और चाइना। ये सारे 80s में कहीं ना कहीं वियतनाम भी इसमें अपना कदम डाला हुआ है। इंडिया को कैसे देखते हैं तो इंडिया इनवर्ड ओरिएंटेड इंडस्ट्री पॉलिसीज़ है प्लानिंग एरा से अगर बात करें, और ये क्या शेल्टर कर रहा है, डोमेस्टिक प्रोडक्शंस बाय प्रोवाइडिंग ए डबल प्रोटेक्शन। अब देखिए यहीं पे गेम है। डबल प्रोटेक्शंस क्या मतलब होता है, तो बाई इम्पोर्ट टैरिफ, अगर कोई भी दूसरे देश से कोई भी चीज़ें मंगाता है तो वहाँ पे इम्पोर्ट टैरिफ स्पेसिफिक फील्ड में लगा दिया जाता है। फॉर एग्जांपल टॉयज अगर हम मंगा रहे हैं तो हम उस पर इम्पोर्ट टैरिफ लगा दे रही है कंट्री, तो कि लोग टॉयज न मंगाएं, जिसके कारण अपने देश में ही टॉयज का निर्माण हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, लोगों को जॉब हो, ये चीज़ें लगानी जा रही हैं। तो डबल प्रोटेक्शंस इसकी बातें बोली जा रही हैं। और रिजर्वेशंस ऑफ द प्रोडक्ट फॉर एक्सक्लूसिव प्रोडक्शन इन स्मॉल सेक्टर, जो छोटे छोटे लोग हैं उनको लुभावने भी दिए जा रहे हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन भी दिए जा रहे हैं कि आप स्वयं निर्माण करिए और आगे बढ़िए, ऐसी बातें बोली जा रही हैं। तो यही डबल प्रोटेक्शन स्कीम है। अगर इस तरीके से हम आते हैं टैरिफ लगा के कि लोग इंपोर्ट ना कर सकें दूसरे देश से, फॉर एग्जांपल चाइना, जापान, यूएस, किसी भी कंट्री की बात कर रहे हैं, केवल चाइना ही नहीं, तो हम अगर इंपोर्ट नहीं करें और महंगे उनके टॉयज हो जाएं अपनी इंडिया में, तो ये डबल जो गेम खेला जा रहा है ये किस हद तक सही है उस पर भी क्वेश्चन लगाती हुई नज़र आ रही है। देखिए इसकी सारी डिटेलिंग आपको अच्छे से ही दी जाएगी, इसलिए इसको अच्छा से मैं समझा रहा हूँ आपको भी। मैन्युफैक्चरिंग अगर इस तरीके से चलता रहे, ये आउटकम दिखता रहे, तो मैन्युफैक्चरिंग रिमेंड स्टैग्नेंट रहेगा, एक रुका हुआ पोजीशंस पे रहेगा। क्यों रहेगा, पहले तो ये समझ लेते हैं। अगर हम टैरिफ लगाते हैं कोई कंट्री तो हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा, दूसरे देश से मंगाना कम कर देंगे, लेकिन क्या हम अपने देश में प्रोडक्शन सही तरीके से कर रहे हैं? प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो हमें लोगों को जॉब नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगा तो देश की तरक्की, डेवलपमेंट नहीं होगी। तो यहीं पे चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं अपनी इकॉनमी स्टेबल, स्टैग्नेंट नज़र आती हुई नज़र आ रही है। तो उसी की बातें यहाँ पे बोल रहे हैं, और एक बहुत पुरानी चीज़ें हैं जो तोड़ के रख देगी। और इम्पोर्ट ऑफ द मॉडर्न सेफ ब्रांडेड टॉयज यहाँ पे जो बूम कर रही थी, ये कहीं ना कहीं इसको रोकती हुई नज़र आ रही है। इंडस्ट्री एम्ब्लेमेटिक ऑफ ऑल दिस रॉन्ग विद द मिसगाइडेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो इसी की बातें बोल रहे हैं, आप पॉलिसी बनाइए, फ्रेमवर्क करिए, लॉज लाइए, लेकिन अच्छा लाइए ताकि लोगों को दिक्कत न हो। कहीं ना कहीं जो अपने व्यापार भी करते हैं दूसरे कंट्री से, उनको भी हैम्पर न हो, वो भी दिक्कत में न आए। 1997 की बात करते हैं तो लिबरल रिफॉर्म रिजर्वेशन पॉलिसी को एबोलिश कर दिया जाता है ताकि एक ओपन इकोनॉमी भारत हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, रिसेंटली स्टडी में ये पता चला है, इंडिया के टॉय इंडस्ट्री और प्रोडक्शन 2000 से ही इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वीकली मई 6 2023 में ये री एग्जामिन किए गए इंडस्ट्री
इंडस्ट्री की क्या आउटपुट है और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को यहाँ पे री एग्जामिन किया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, री एग्जामिन कर रहे हैं, लेकिन सही प्रकार से इसमें चीज़ों को ले के आने की ज़रूरत है, ताकि जो पॉलिसीज़ बनाएं हम किसी भी ट्रेड पे चाहे टॉयज़ पे, डजेंट मैटर वो क्या हो, उस सही प्रकार से पॉलिसी लोगों को बेनिफिट पहुंचाए। ये नहीं कि हम इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगा दे रहे हैं कि लोग दूसरे देश से ना मंगा सकें, और कहीं ना कहीं अपने देश को यहाँ पे आगे, अपने देश की मैन्युफैक्चरिंग को इस तरीके से आगे ले जाने से हम कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट पोजीशंस पे ही रुके रह जाएंगे। यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड इंडस्ट्री डी रिजर्वेशन सिस्टम जो है वो फॉर्मलाइज इंडस्ट्री को कर रही है, और यहाँ पे सस्टेन करने के लिए हम कहीं ना कहीं फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट में, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ में ये 2007-8 से ही बातें चल रही हैं, कोई अभी की बातें नहीं हैं। तो पुराने समय से इसमें इश्यू है, इसको सही प्रकार से डील करने की बातें बोली जा रही हैं। टर्न अराउंड होगा टॉय एक्सपोर्ट में बेस्ड ऑन द डाटा, ये चीज़ें बोली जा रही हैं। 2 साल का आंकड़ा अगर हम देखते हैं तो सही बातें हैं, थोड़ी सी इसमें चीज़ें हुई हैं, लेकिन इसका कारण जो अभी बताया, इसका कारण वो है कोविड-19 पेंडेमिक को देखते हुए कहीं ना कहीं यहाँ पे ये क्लेम और पॉलिसीज़ को यहाँ पे माना जा रहा है कि ये कंट्रीज अपना प्रोटेक्शनिज्म वाली थ्योरी फिर से अपनाती हुई नज़र आ रही है। कौन कंट्री? अपनी इंडिया की इंडस्ट्री देखती हुई नज़र आ रही है। इसको लास्ट में अगर बात बोली जाए तो इंडिया का एक्सपोर्ट सरप्लस हो गया है 21-22 और 20-21, 21-22 के सेशंस में, जो कि सही बात है। थोड़ा सा हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है, लेकिन किस तरीके से बढ़ा है वो हम ये समझने को ज़रूरत है हमारी, कि हम इसको किस प्रकार से देखते हैं। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट अगर सप्लाई करती है और इंपोर्ट पे ड्यूटीज़ लगाती है तो ये इश्यू निकल के आता है। हमें समझना चाहिए कि अगर कंट्रीज़ पे हम ये चीज़ें डायरेक्टली थोप देते हैं तो वहाँ के लोग प्रोडक्ट दूसरे देश से भी नहीं मंगा पाएंगे, और अपन के व्यापार पे भी तो असर पड़ेगा। तो अभी के लिए तो आप डायरेक्टली दिखा दिए कि हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस में जा रहा है, लेकिन जब आपका ट्रेड कहीं ना कहीं इसमें कम होता हुआ नज़र आएगा तब क्या करेंगे? तो वहाँ पे प्रॉब्लम निकल के आएगी। तो ये राइज इन प्रोटेक्शनिज्म चीज़ें हैं, और ये जो चीज़ें चल रही हैं कहीं ना कहीं कोविड-19 से ही इफ़ेक्ट होती हुई नज़र आ रही हैं, इम्पैक्ट होती हुई, इन्फ्लुएंस होती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये जो टर्न अराउंड है डज नॉट सीम टू बी आउटकम ऑफ द स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। तो ये डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को स्ट्रेंथ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो भी प्रोडक्ट बनाते थे टॉयज बनाने के लिए, वो कहीं ना कहीं कंट्री दूसरे कंट्री से आती थी। तो चाइना से आती थी, जापान से, यूएस से, किसी कंट्री से कोई मंगाता था तो यहाँ पे लेके आया जाता था, और इसको सस्टेनेबल तरीके से यहाँ पे यूज किया जाता था। अगर ये ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, और ये डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को हैम्पर करती हुई नज़र आएगी। ये थी सारी डिटेलिंग टॉयज पे आज के डिटेलिंग को लेके। आशा करते हैं इसकी सारी डिटेलिंग आपको समझ में आई होगी। तो ये आपके सामने रहा आज का पूरा एडिटोरियल। अब आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ। तो क्लीन एनर्जी फंड राइज बट मोस्टली इन चाइना, यूरोप और यूएस में। यहाँ पे क्लीन एनर्जी के ऊपर एडिटोरियल है, बहुत ही प्यारा एडिटोरियल है, इसको अच्छे से हम समझेंगे। लेटेस्ट रिपोर्ट में ये बोला गया है यहाँ पे कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये एक एजेंसी है जो कि क्या रिपोर्ट निकालती है? वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट 2023 सॉरी। तो ये शो कर रही है इन्वेस्टमेंट इन क्लीन एनर्जी और इंक्रीज इन रिसेंट ईयर। तो यहाँ पे इंक्रीज हुई है रिसेंट ईयर विद द ट्रांजिशंस मेनली फ्यूल्ड बाय द इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो यहाँ पे सीधे लिखा है इलेक्ट्रिक व्हीकल और रिन्यूएबल एनर्जी पावर में ही बढ़ोतरी हुई है, ऐसी चीज़ें बोली जा रही हैं। तो जो भी इन्वेस्टमेंट है एडवांस कंपनी चाइना में, यहाँ पे चाइना, यूरोप, यूएस में, इन तीनों कंट्री में ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं। रिपोर्ट क्या दिखाता है यहाँ पे कि इकोनॉमिक रिकवरी फ्रॉम कोविड-19 पेंडेमिक, यहाँ पे कपल्ड विद द ग्लोबल एफर्ट। यहाँ पे कोविड-19 पेंडेमिक को देखते हुए अभी जो कंट्री हैं सारी एक कहीं ना कहीं इस बारे में सोच रही हैं कैसे अपनी जीडीपी को अच्छा तरीके से ऊपर लेके जाया जाए, क्योंकि कोविड-19 से सारे लोगों को कहीं ना कहीं हैम्पर जीडीपी हुई थी, सबकी जीडीपी गिरी थी। कोई ऐसी कंट्री नहीं थी जो जीडीपी उसकी नहीं गिरी थी, या फिर इन्फ्लुएंस नहीं हुई थी, या फिर उसको इम्पैक्ट
नहीं पड़ा था, ऐसा वर्ल्ड में कोई कंट्री नहीं है। तो इसी को चांस देख के यहाँ पे चीज़ें बातें बोली जा रही हैं और टैकल कैसे कर रही हैं कि एनर्जी स्कार्सिटी हैव सिग्निफिकेंटली प्रोपेल्ड इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी में। इसमें ये कंट्रीज़ इसमें हाथ तो बटा रही हैं, आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हैं। रिपोर्ट ये भी हाईलाइट करता है कि इन्फ्लुएंस ऑफ रिसेंट जियोपॉलिटिकल इवेंट ऑन एनर्जी मार्केट। तो ये एनर्जी मार्केट पे भी बहुत बड़ी पॉलिटिक्स नज़र आ रही है। स्पेसिफिकली अगर बात करें, रसिया भी यूक्रेन पे जब लड़ाई शुरू करता है तब जाके कहीं ना कहीं फ्यूल और फूड दोनों की यहाँ पे चीज़ें बदल जाती हैं। एक तरफ फ्यूल की बात करते हैं अगर, तो रसिया जो है अपना फ्यूल ऑयल गैसेस कहाँ पे, यूरोप में सप्लाई करता था, जो कि यहाँ भी बैन हो गई। फूड की बात करें तो रसिया जो है अफ्रीकन कंट्रीज़ में, इजिप्ट देश में यहाँ पे क्या क्या करता था, अपना वीट गेहूं फूड मटेरियल एक्सपोर्ट करता था। यूक्रेन भी करता था, जो कि अभी हैम्पर हो गई थी। अभी रिसेंटली कुछ कनेक्टिविटी दी गई है, कुछ लूज दी गई है कि हाँ आप एक्सपोर्ट करो, तो वहाँ पे वो चीज़ें गई हैं, जिसके कारण इजिप्ट में, अफ्रीकन नेशंस में यहाँ पे कहीं ना कहीं रिलीफ मिलती हुई नज़र आ रही है। तो ये अलग तरीके से जियोपॉलिटिक्स का सेटअप तैयार करके रख दिया है इस पृथ्वी पे, जिसके कारण इसको डील करने की बात हुई है। कोविड-19 सारी की सारी चीज़ों को बदली और आज के डेट में जो रसिया और यूक्रेन का युद्ध है वो कहीं ना कहीं इस इश्यू को निकाल के लेके आई है और वेस्ट जो है सैंक्शंस करने के लिए इस पे और ज़्यादा मजबूरी लाद दे रहे हैं किस पे, रसिया के ऊपर, जो पहले कोल्ड वार चलता था 1990s के आसपास। तो ये कोल्ड वार पुनः पनपता हुआ नज़र आ रहा है रसिया के साथ भी, और चाइना के साथ यूएस का तो कोल्ड वार के रूप में बातें चली रही हैं। ट्रेड वार, कोल्ड वार, कुछ भी बोल सकते हैं आप, ऐसी चीज़ें चल रही हैं। ये कंडीशंस जो चल रहा है वो, और जो वेस्ट और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही हैं डायरेक्टली यूक्रेन को, जिसके कारण यहाँ पे रशिया भी यहाँ पे पीछे हटने से अभी चूक नहीं रहा है, आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये युद्ध किस हद तक लेके जाएगी वर्ल्ड को, ये सोचने वाली बातें हैं। इस रिपोर्ट में हम ये भी देखेंगे कि ग्लोबल एनर्जी जो इन्वेस्टमेंट है क्लीन एनर्जी और फॉसिल फ्यूल को 15 से लेकर 23 तक वो आंकड़ा कहाँ पे है, तो किस प्रकार से एनर्जी इन्वेस्टमेंट में हो रही है 2023 में। जाहिर सी बात है, ये देख सकते हैं थोड़ी सी चीज़ें बड़ी हैं, 19 में लगभग समांतर थी और ये जो है ग्राफ यहाँ पे पहुँच गया। तो 2023 में बढ़ी तो हैं क्लीन एनर्जी में, फॉसिल फ्यूल में, तो फॉसिल फ्यूल भी थोड़ी थोड़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ से बात करें तो ये यहाँ से घटती हुई नज़र आ रही है। तो ये रहा फॉसिल फ्यूल और ये क्लीन एनर्जी। तो ग्राफ से हम लोग देख सकते हैं कि 19 से लेके 23 तक बहुत अच्छा कार्य तो किया गया है कि ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट पे यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लीन एनर्जी पे इन्वेस्ट किया जाए। अब इसकी डिटेलिंग को देखा जाए तो 15 से 23 तक हम ये देखते हैं कि एनुअल क्लीन एनर्जी जो इन्वेस्टमेंट है वो 2023 से लेके किस प्रकार से ऊपर बढ़ा है। तो 2019 से ये देख सकते हैं इस प्रकार से इसकी बूम हुई है। अगर बात करी जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी ये रहा आपका, एनर्जी इफिशियंसी ये रही, और बैटरी स्टोरेज की बात करते हैं तो ये बैटरी स्टोरेज है। दोनों में बढ़ोतरी हो रही है, ये एक अच्छी बातें हैं। चाइना जो है टॉप पे अभी चल रहा है, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा यूरोपियन यूनियन, फिर यूनाइटेड स्टेट, इंडिया कहीं जापान से नीचे दिखता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये बैटरीज की तरफ दर्शाती हुई हैं ये, और ये आपका सोलर पैनल है। ये हम लोग डेवलप किस प्रकार से ग्लोबली इन चीज़ों को आगे लेके चला जा रहा है उसी पे बातें बोली जा रही हैं। तो ये स्टोरेज बैटरी है, विंड टरबाइन का भी इस्तेमाल हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी में, सोलर पैनल। तो सारी प्रकार से इस्तेमाल करके किस प्रकार से रिन्यूएबल एनर्जी की सहायता से हम पॉल्यूशंस को कम कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कर सकते हैं, जिसके कारण क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है कहीं ना कहीं वो सही होता हुआ नज़र आएगा अगर हम इस चीज़ों को फॉलो करें। और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक अगर चीज़ों को प्री इंडस्ट्रियल लेवल के टेम्परेचर तक रोक सके, तब जाकर कहीं ना कहीं चीज़ें सही होती नज़र आएंगी। आगे बढ़ते हैं। यूएस के अप्रोच में यहाँ पे शिफ्ट पाया गया है, उस अप्रोच को हम क्या देखेंगे। ये IR सेक्शंस का आपका ये
टॉपिक है, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में आपका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और उसी को हम यहाँ पे देखेंगे। बात आ रही है ट्रम्प पेरा, फोकस करते हैं किस पे, तो डीकपल फ्रॉम चाइना, चाइना से सेपरेशंस वाली पॉलिसी बना देते हैं और चाइना की पॉलिसी से बिल्कुल दूर हट के कार्य करने का बात करते हैं ट्रम्प की जब एरा आती है, ट्रम्प इलेक्शंस जीत के जब आते हैं। लेकिन आज की डेट की बात करें तो अगर नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं चाइना को डी रिस्किंग के लिए, यहाँ पे यूएस जो है डी रिस्किंग को ऑप्ट कर रहा है और ट्रम्प जो है डी कॉपलिंग को यानी सेपरेटिज्म प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपनाए थे, और ये डी रिस्किंग की पॉलिसी अपना रहे हैं कौन, जो बिडेन साहब। तो बिडेन साहब डी रिस्किंग की पॉलिसी अपना रहे हैं। क्या डी रिस्किंग पॉलिसी है उसको भी समझा जाएगा। अभी रिसेंटली G7 की समिट हुई, वहाँ पे यूरोपियन यूनियन भी समर्थन दिखाता हुआ नज़र आ रहा है कि कैसे चाइना को टैकल किया जाए और इसको कैसे डील किया जाए ग्लोबल लेवल पे। तो हिरोशिमा में G7 की मीटिंग हुई, याद रखिएगा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन यूएस एंड चाइना 1979 से शुरुआत होती है। दोनों की जो डिप्लोमेसी है वो 1979 से शुरुआत होती है। दोनों कंट्रीज़ एक प्रकार से इकोनॉमिक पावर को एक दूसरे के ऊपर निर्भर करके आगे बढ़ती हैं। चाइना भी कहीं ना कहीं गेन करता है ये सपोर्ट से कि इसके पीछे किसका हाथ है, यूएस कहीं ना कहीं सपोर्ट किया बहुत हद तक, इससे लाभ भी मिलता है चाइना को और उनके रिश्तों में मधुरता भी आती है। लेकिन यहीं पे चीज़ें आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से यहाँ पे एक इकोनॉमिक इंगेजमेंट होती है और डिप्लोमेटिक इश्यूज भी निकल के आते हैं। आज की अगर बात करें तो चाइना का इकोनॉमिक मिलिट्री पावर बढ़ा है और इसका एम्बिशन है चैलेंज करने के लिए किसकी प्रीमेसी को, तो यूएस को कहीं ना कहीं चैलेंज करता हुआ नज़र आ रहा है। इंटरनेशनल सिस्टम पर कहीं ना कहीं चैलेंज करता हुआ नज़र आ रहा है। चाइना बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, सबको दिख रहा है कि ग्लोबली चाइना किस प्रकार से आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और इसके एक्सपेंशन में अमेरिका ग्लोबल एक प्रकार से कहीं ना कहीं रोल प्ले कर दिया था जब से इसमें 1979 से डिप्लोमेटिक टाई हुई थी। बाद में बात करा जाएगा तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री की हम चीज़ों को देखते हैं तो यहाँ पे 4 डिकेड ओल्ड इकोनॉमिक इम्प्रेस विद चाइना को हमें देखने को मिलता है। लेकिन आज की सिचुएशंस बिल्कुल बदलती हुई नज़र आ रही है। 1979 से ही डिप्लोमेसी जो चल रही है आज की सिचुएशन देखा जाए तो कहीं ना कहीं बदलती हुई मूव नज़र आ रही है। क्यों? क्वेश्चन आता है क्यों। पहला चीज़ ये है कि चाइना जो है अपना मैन्युफैक्चरिंग हब इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से तैयार किया है कि उसकी इकोनॉमी बहुत तीव्र गति से बूस्ट कर रही है। जियो पॉलिटिक्स भी उसकी लोग पसंद कर रहे हैं। जाके ईरान, सऊदी अरेबिया, इजराइल से डील करा दिया है। बहुत सारे अरब नेशंस को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहा है। अफ़गानिस्तान में भी ये रोल प्ले कर रहा है। जब वहाँ से अफ़गानिस्तान से यूएस निकल के चला गया तो सीधे ये आके हाथ डाल रहा है। तो ये चीज़ें देखने योग्य बातें हैं। जियो पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं यूएस की फेलियर नज़र आ रही है, वहीं पे चाइना घुसता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो चीज़ें यूएस छोड़ रहा है वहाँ पे सीधे चाइना वहाँ पे पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इंडो पैसिफिक बेल्ट की, इंडो पैसिफिक एरिया की बात करें तो पीस और कोऑपरेशंस की बातें बोली जा रही हैं। ताइवान स्टेट की बातें बोली जा रही हैं कि किस प्रकार से ताइवान स्टेट में चाइना का जो हस्तक्षेप है वो सही तरीके से चले, वहाँ पे कोई भी प्रकार का किसी को दिक्कत ना हो। इसलिए ताइवान को सपोर्ट करने के लिए यूएस तैयार रहता है ताकि चाइना को डील कर सके। तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन भी निकल के आ रहा है और सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसी पे बातें बोली जा रही हैं। चाइना यहाँ पे ट्रम्प जो है, जब ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन था तो यहाँ पे चाइना के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ बहुत सारी लगा दी गई थी और यहाँ पे जो भी रिटेलिएटरी थी, जो भी अपोजिशंस एक्शन थे चाइना के, वो भी कहीं ना कहीं टैरिफ लगाता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये ट्रेड वार बहुत पुराना चलता था और अभी रिसेंटली जो आपके ट्रम्प सेशन थे, ट्रम्प के सेशन में भी ट्रेड वार बहुत हाईलाइटेड न्यूज़ बन गई। क्यों? क्योंकि ट्रम्प जो है प्रोटेक्शनिज्म की थ्योरी लेके आए थे और ये अपने लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास था इनका, ऐसी बातें बोली जा रही हैं। बायलैटरल रिलेशंस की बात करें तो ये चीज़ें डीकॉपलिंग फ्रॉम अमेरिकन स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू, तो ट्रम्प अलग अपना
थ्योरी लेके आए थे। बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हम यहाँ पे देखते हैं ये डी रिस्किंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो डी रिस्किंग क्या है, यहाँ पे यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, जैक सुलिवन ये। और डी रिस्किंग फंडामेंटली क्या है कि ये रिजिलियंट इफेक्टिव सप्लाई चेन इंश्योर करेगा, वी कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू कोअर्जन ऑफ एनी अदर कंट्री। तो ये अपने आप में ही अपने को पावरफुल और इफेक्टिव बनाने की बातें बोली जा रही हैं, ताकि कि हम सारी चीज़ों का स्वयं से निर्माण करेंगे, लोगों को जॉब भी देंगे, अपने लोगों को आगे बढ़ाने की बात बोली जा रही है। तो यही है ये डी रिस्किंग पॉलिसी, और ये एम करेगा कि लिमिट सच एन इफेक्ट ओनली इन एरिया वेयर इट अंडर द नेशनल सिक्योरिटी इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंस ऑफ द यूएस। तो जो भी यूएस के कॉम्पिटिशन्स में खड़ा होगा, जैसे कि चाइना हो गया, रसिया हो गया, ये यूएस के कॉम्पिटिशन में जो खड़ा होगा उसको टैकल करता हुआ नजर आएगा। यही डी रिस्किंग है, यानी रिस्क ज़्यादा ना हो उसी को डील करने की बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। इसको अगर समझे सही तरीके से तो हमें ये मिलता है, पैंडेमिक के बाद देखिए दुनिया बदल गई, बार बार मैं बोल रहा हूँ। उसी पैंडेमिक डिसरप्टिव जो भी ग्लोबल प्रॉब्लम आई थी, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो आई थी, उसको डील करने के लिए यहीं पे कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और यूएस चाइना राइवलरी भी यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यहीं पे बात करी जाए तो मिलिट्री ऑपरेशंस यूक्रेन जो करा और रसिया में जो फाइट हो रही है, यहाँ पे इस चीज़ों को और आगे बढ़ा दे रहा है। जियोपॉलिटिक्स की जो हम बातें बोलते हैं, तो अभी रिसेंटली चाइना भी रसिया में पहली बार विजिट किया है और पीस प्रोसेस डायलॉग के लिए बातें बोलते हुए नज़र आ रहा है। तो प्रेसिडेंट जी भी रसिया विजिट किए हैं और यहाँ पे थर्ड कॉन्सिक्यूटिव लीडरशिप भी उनकी तैयार होती हुई नज़र आ रही है। तो ये उनका दूसरा डिकेड की तैयारी चल रही है, उनके लीडरशिप की बातें बोली जाएँ तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एडिटर इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो जियो पॉलिटिक्स है किसी तरफ मुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। एक तरफ वेस्ट कंट्री हैं, दूसरी तरफ जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं आपकी, और एशियन कंट्रीज़ में जो पावरफुल कंट्रीज हैं, रसिया हो गया, चाइना हो गया, इंडियाज हो गया, ये कंट्री, जापान हो गई, ये कंट्री हैं, जापान को आप बाहर रख सकते हैं। ये कंट्री हो गई एशियन कंट्रीज, इनमें कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट नज़र आती हुई नज़र आ रही हैं। तो वेस्ट जो है डायरेक्टली सैंक्शन कर रहा है रसिया पे, वो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके, और चाइना रसिया के करीब होता हुआ जा रहा है। तो मैं वही कह रहा था आपसे क्लियरली कि चाइना उन चीज़ों को पकड़ रहा है जो रसिया उन चीज़ों पे छोड़ रहा है, यूएस जिस चीज़ को छोड़ रहा है। तो इसका प्रूफ आपको मिलता हुआ नज़र आएगा आगे। थर्ड लीडरशिप टेन्योर भी आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। पीस मेकिंग डिप्लोमेसी वर्ल्ड को लेके आगे चलने की बातें बोली हैं। सऊदी अरब ईरान की टाइज जो कि बताया, ये सारी चीज़ें आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। यूएस चाइना रिलेशंस एक नया कोल्ड वार की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं कोल्ड वार यूएस और रसिया से था, लेकिन अब चाइना से भी होता हुआ नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि बैकिंग दे रहा है चाइना हर फील्ड में, उसको ऑयल के फील्ड में बैकिंग दे रहा है, मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हर फील्ड में बैकिंग दे रहा है, और जियो पॉलिटिक्स में भी सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। चाइना डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। इंडिया तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक अपनी डिप्लोमेटिक चीज़ों का इस्तेमाल करके न्यूट्रल भी हो जाता है, लेकिन ये डायरेक्टली सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इंडिया और रसिया का भी रिलेशन किस तरफ मुड़ेगा, ये भी सोचने पे आदमी विवश हो जाता है, क्योंकि चाइना अभी बहुत तीव्र गति से उभर के आ रहा है। ऐसी चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं। तो चाइना का रिलेशंस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है रसिया से, और कोल्ड वार की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है यूएस से। ऐसी चीज़ें बोली जा रही हैं। तो डी रिस्किंग जो इनकी प्रिंसिपल्स है, कैसे आगे लेके चलेंगे, कैसे अपने देश को पुनः स्ट्रेंथन करेंगे, ये देखने योग्य बातें होंगी। रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट भी एक पिवोटल मेन रोल प्ले कर रहा है यूएस की पॉलिसी में, कि चाइना की तरफ कैसे आप शिफ्ट होंगे। ये चीज़ें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती हुई नज़र आ रही हैं ये एशियन कंट्रीज़ में। तो डी रिस्किंग यहाँ पे जो इनकी पॉलिसीज़ है, ये एक बेटर अचीव और ऑब्जेक्टिव को दर्शाती हैं। किसको? यूरोप को, क्योंकि यूरोप का भी कहीं ना कहीं इंटेंशन है यहाँ पे कि इसको डील किया जाए। इस तरीके से यहाँ पे बेनिफिट यूरोप को भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यूएस एफर्ट टू काउंटर चाइना, तो जो भी काउंटर कर रहा है चाइना को यहाँ पे यूएस, यहाँ पे बेनिफिट यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ को भी जाती हुई नज़र आती हैं यहाँ पे। तो यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लीयन यहाँ पे अपने स्पीच में इसी बातों को लेके
आई थी और ये कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन चाइना रिलेशंस को पे ऊपर स्पीच भी दी थी, जो कि यूएस के फेवर में चीज़ें बोली थी। चाइना अपना सारा का सारा डिसअप्रूवल दिया है कि जो चाइना पे चीज़ें बोली जा रही हैं वो कहीं ना कहीं गलत है, और ये सारी जियोपॉलिटिकल रिस्क एक यूएस ही है जो फैलाता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा चाइना का स्टेटमेंट है, और ये कोल्ड वार की तरफ माइंड सेट करता हुआ नज़र आ रहा है। अब इंडिया को क्या बेनिफिट होगी इससे, अगर ऐसी चीज़ें चल रही हैं तो यूएस डायरेक्टली एक चीज़ जानता है, अगर चाइना को हम काट दें तो दूसरा रसिया बचता है, रसिया को अगर काट दें तो तीसरा क्या बचता है, इंडिया। तो इंडिया यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है अगर इन दो कंट्री को हम देखें तो इंडिया के ऊपर। इसीलिए यूएस यहाँ पे कहीं ना कहीं रिलाई हुआ है कि इंडो पैसिफिक बेल्ट में भी इसको इम्पोर्टेंट पार्ट मानता हुआ नज़र आ रहा है, और टैकल करने के लिए चाइना को भी इम्पॉर्टेंट पार्ट मानता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे इंडिया को डायरेक्टली बेनिफिट मिलती हुई नज़र आएंगी, और ये बेनिफिट इंडिया कैसे इसका इस्तेमाल करेगा ये अपनी जियो पॉलिटिक्स को देखते हुए नज़र आएगी, आगे समय में किस प्रकार से इंडिया इसको डील कर सकता है। तो रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ये कंसोलिडेट कर रहा है क्या यूरोपियन अलायंस को, और ट्रिगर कर रहा है शिफ्ट, ये सारी चीज़ें जो बदलती हुई नज़र आ रही हैं जियो पॉलिटिक्स, इसी के ऊपर यहाँ पे चीज़ें बोली गई हैं। यूएस फोकस ऑन इंडो पैसिफिक ये भी थोड़ी सी डाइल्यूट कर सकता है, लेकिन छोटे समय के लिए डाइल्यूट कर सकता है। ये इंडो पैसिफिक, ये जो इंडो पैसिफिक इशू है चाइना को टैकल करने के लिए, ये लंबे समय तक डाइल्यूशंस पे नहीं रख सकता यूएस, लेकिन यूएस जानता है अगर चाइना को डील करना है तो इंडिया के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के पास अभी हर प्रकार से पावर डेवलप होती हुई नज़र आ रही है, और इंडिया को ग्लोबली इंडिया की नीड लोगों को महसूस होने लगी है। ये थी आज की एडिटोरियल। आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यूएस किस प्रकार से अपनी पॉलिसीज़ को शिफ्ट करता हुआ नज़र आ रहा है चाइना के ऊपर, और डी कपलिंग पॉलिसी से डी रिस्किंग पॉलिसी की तरफ चल रहा है। यहाँ पे कुछ लैंग्वेज हैं जो चैट जीपीटी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। चैट जीपीटी क्या है कि एक प्रकार से वॉइस कमांडिंग है, आप जो कुछ भी बोलते हैं उसका कई लैंग्वेज में वो ट्रांसलेशंस कर देता है। तो यही चीज़ें हैं, भारत की कई सारी भाषाओं का कोई कोडिंग भी नहीं है, वहाँ पे लैकनेस है, उसकी ना कोई कई सारी भाषाओं का ग्रामर भी नहीं है, इसलिए उसका कोडिंग कई लैंग्वेज में नहीं हो सकता। तो ये भारत का कहीं ना कहीं फेलियर नज़र आएगा अगर इस चीज़ पे हम लोग कार्य न करें। तो यहीं पे अपनी इंडिया कंट्री इस पे एक्शंस ले रही है कि किस प्रकार से अपनी चीज़ों को सही किया जाए, ताकि अगर कोडिंग हो चैट जीपीटी में तो वो सही तरीके से चल सके। देखेंगे चैट जीपीटी क्या है। तो चैट जीपीटी जो है, नाम इसका चैट और जीपीटी का मतलब क्या होता है, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर। अगर क्वेश्चंस पूछ दे तो आपको याद होना चाहिए। यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट डेवलप ओपन एआई है। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसको नवंबर 2022 में रिलीज किया गया था। तो चैट जीपीटी दोनों को नाम मिला के बनाया गया है। तो यहाँ पे जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर ए टाइप ऑफ लैंग्वेज मॉडल है। तो एलएलएम है, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, लैंग्वेज को किसी प्रकार से ट्रांसलेट करके तुरंत आपके सामने रख देता है। तो ओपन एआई, फाउंडेशनल जीपीटी मॉडल, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी इसके आने से बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स आ गई हैं, जो कि गूगल का चैट बोट बार्ड जो है गूगल का है, याद रखिएगा, क्वेश्चंस अगर बन जाए तो भूलना नहीं है। चैट बोट बार्ड जो है किसका है, गूगल कंपनी का है, और इनिशियली जो है किसका LMDA पे था, लेटर PALM पे आ गया है, और जो मेटा AI फाउंडेशन से मॉडल वो LLMA पे ये चीज़ें हैं। ये सब उनकी वर्जन है इस पे जो कार्य करती हैं। चैट जीपीटी भी अपनी 3.5 पे कार्य करने की योजना बना चुका है। 3.5 से 3.4 पे बातें बोली जा रही हैं। इसके CEO की बात किया जाए ओपन एआई, तो यहाँ पे सैम एल्टमैन हैं, जो कि आप देख सकते हैं ओपन एआई इसको डेवलप किए थे। तो ये इसके CEO हैं, इम्पोर्टेंट है, न्यूज़ में है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता दी गई। जो भी चीज़ें आप इसमें बोलते हैं वो सुपरवाइज लर्निंग की तरफ यहाँ पे रीइंफोर्समेंट लर्निंग करेगा और प्रोसेस करेगा, और आपको पुनः चीज़ें फीडबैक यहाँ पे देता हुआ नज़र आ रहा है। तो यही है चैट जीपीटी, इसके बारे में सारी डिटेलिंग आपको दे दिया गया। आगे बढ़ते हैं। इंडिया कीन है बूस्ट करने के लिए कंबोडिया से। तो कंबोडिया जो है एक कंट्री है आपका,
और इसके जो प्रेसिडेंट भारत की हैं द्रौपदी मुर्मू, वो कंबोडिया के राजा का यहाँ पे वेलकम कर रही हैं। तो इनका पूरा नाम क्या है वो हम देखेंगे। तो बहुत बड़ा नाम है, शायद याद रखना बहुत मुश्किल हो। तो यहाँ पे प्री बैत समदेह प्रेक बोरोमेनेत नोरोडोम सियामोनी द किंग ऑफ कंबोडिया। तो ये इतना बड़ा नाम है यार, हमको लगता है नोरोडोम सियामोनी इज़ द एनफ नेम आई थिंक। तो यहाँ पे राष्ट्रपति भवन में आए हैं, आप कहीं ना कहीं अपने इस चीज़ों को एलिवेट डिफेंस सेक्टर में और जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं उनको बूस्ट करती हुई नज़र आएगी। तो इंडिया का जो रोल है डिफेंस सेक्टर में, कोऑपरेशंस में और सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच, सारी चीज़ों को आगे लेके बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे कंबोडिया को डिफेंस रिलेशंस में भी हम असिस्टेंस प्रोवाइड करते हुए नज़र आएंगे। अभी रिसेंटली बात करी जाए तो धोनी जो है अपना कहीं ना कहीं सिग्नल दिए हैं कि वह एक बार और सीजन खेल सकते हैं, यहाँ अपने फैंस के सामने यहाँ पे बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो सुपर किंग ऑफ आईपीएल अगर देखा जाए तो 2008 में शुरुआत होती है आईपीएल की, राजस्थान पहला टाइटल लेकर आता है। सबसे पहला टाइटल अगर बात करी जाए चेन्नई कब लेके आता है तो 2010 में लेके आता है, उसके बाद दूसरा 2011 में लेके आता है, तीसरा 2018 में लेके आता है, चौथा 2021 में लेके आता है और पांचवा जो है 2023 में लेके आता है चेन्नई सुपर किंग, अभी रिसेंटली जो गुजरात टाइटंस को हराकर लेकर आया है। तो ये न्यूज़ था, छोटे एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं। आजकल तो यूपीएससी भी क्रिकेट से क्वेश्चंस पूछने लगा है। तो रिडम्पशंस यहाँ पे चीज़ें हुई हैं कहीं ना कहीं और ये सारी डिटेलिंग यहाँ पे दी जा रही है। तो फाइनल ओवर का जो ड्रामा है वो थोड़ा देख लेते हैं। 13 रन चाहिए था फाइनल ओवर में। तो पहले आपको बता दूं ये 20 ओवर का गेम था, लेकिन बारिश की वजह से 15 ओवर गेम कर दिया गया। तो 14.1 में 0 रन, 2 में 1 रन, तीसरे बॉल में 1 रन, चौथे बॉल में भी 1 रन। बताइए ये, और 2 बॉल जो बचा था, ये गेम आप कैसे समझ सकते हैं। 2 बॉल बचा था, इसमें 10 रन जडेजा ने मारे। तो यहाँ पे अजीब प्रकार से विक्ट्री हुई है, ये सोचने योग्य बातें हैं। ऑरेंज कैप किसे प्राप्त हुआ है तो शुभमन गिल 890 रन के साथ 17 मैच खेलने के बाद यहाँ पे रन बनाए हैं, जो कि ऑरेंज कैप के हकदार है। पर्पल कैप मोहम्मद शामी जो कि 28 विकेट 17 मैच में लिए हैं। इमर्जिंग प्लेयर यहाँ पे यशस्वी जायसवाल को दिया गया है। सुपर स्ट्राइकर ग्लेन मैक्सवेल को दिया गया है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर गिल को यहाँ पे दिया गया है। गेम चेंजर भी गिल को ही दिया गया है। फेयर प्ले दिल्ली कैपिटल को मिला है। मोस्ट फेयर्स कौन लगाया है तो गिल जो 85 चौके मारे हैं। लॉन्गेस्ट 6 फाफ डू प्लेसिस 115 मीटर की। और बेस्ट पिच और ग्राउंड का अवार्ड किसको, ईडन गार्डन और वानखेड़े स्टेडियम को एक साथ यहाँ पे दिया गया है। तो ये थी सारी डिटेलिंग। अब थोड़ी सी और डिटेलिंग को देखेंगे। तो यहाँ पे सीजन को अगर रिवाइंड करें तो हमें क्या मिलता है कि हाईएस्ट टोटल 257 पे 5 एलएसजी वर्सेस पीबीकेएस यहाँ पे था और एलएसजी यहाँ पे 56 रन से जीत भी गया। लोवेस्ट रन की बात करें यहाँ पे तो राजस्थान रॉयल वर्सेस आरसीबी वन बाई 112 रन यहाँ पे जीतती है। शुभमन गिल 890 रन, फाफ डुप्लेसिस 730, डेवन कॉनवे 672। हाईएस्ट स्ट्राइक रेट ग्लेन मैक्सवेल की रही यहाँ पे। मोस्ट सिक्सेस बाय ए प्लेयर फाफ डुप्लेसिस यहाँ पे रहे। मोस्ट 4 बाय ए प्लेयर शुभमन गिल जो कि पहले ही बता दिया। यहाँ पे दोनों की पार्टनरशिप की बात करें फाफ की कोहली की तो 939 फाफ डुप्लेसिस यहाँ पे हाईएस्ट पार्टनरशिप। मोहम्मद शामी 28, मोहित शर्मा 27, राशिद खान 27 विकेट लेके यहाँ पे आए हुए हैं। मोस्ट कैचेज कौन लिया है तो 17 ऋतुराज गायकवाड़ लिए हैं। मोस्ट डिसमिसल बाय विकेट कीपर तो ईशान किशन 13 नंबर पे आ गए। 13 यहाँ पे डिसमिसल किए हैं स्टंपिंग के दौरान, तो ये सोचने वाली बात है। सिक्सेस की बात करी जाए तो एक सीजन में 1124 जो कि हाईएस्ट अभी तक है। और पर मैच की बात करें तो 15.18 रिकॉर्ड पर सीजन में यहाँ पे है। फोर्स की बात करें तो 2174 फोर इस सीजन में लगा है। मोस्ट 100 की बात करें तो 12 नए रिकॉर्ड यहाँ पे बने हुए हैं जो कि 1200 हैं। तो नए रिकॉर्ड यहाँ पे बनता हुआ नज़र आया है। फास्टेस्ट 50 की बात करी जाए तो जो कि न्यूज़ में थे आपके यशस्वी जायसवाल मात्र 13 बॉल पे राजस्थान रॉयल के केकेआर के खिलाफ यहाँ पे मारते हुए नज़र आए। ये थी सारी डिटेलिंग। आशा करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। यहाँ पे
अब्दुसत्रोव उज्बेकिस्तान के ब्लीच चैंपियन हो गए यहाँ पे। तो जो नॉर्वे चेस चैंपियन हो रहा था उसको जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये कहाँ के हैं? अब्दुसत्रोव ये उज्बेकिस्तान के प्लेयर हैं। तो यहाँ पे गुकेश के बर्डा कह रहा है, गुकेश के बर्थडे थे और ये गुकेश जो हैं किसको हराए हैं? कार्लसन को हराए हैं, जो कि चैंपियंस रह चुके हैं। तो यहाँ पे जो चैंपियन उभर रहे हैं वो कौन है? यहाँ पे उज्बेकिस्तान के प्लेयर हैं, लेकिन यहाँ पे कार्लसन को हराते हुए अपने देश के गुकेश यहाँ पे नज़र आए हैं। तो ये थी सारी डिटेलिंग। आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी। मेरा चैनल टेलीग्राम पे आपको मिल सकता है, वहाँ पे पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं, वीडियोज़ को भी एक्सेस कर सकते हैं। सारी चीज़ें वहाँ पे भी डाल दी जाती हैं। तो आशा करते हैं आपको सारी डिटेलिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें, ताकि जो भी चीज़ें अपलोड करता हूँ वहाँ पे नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। Thank you for watching The Hindu editorial analysis along with the current affairs, PIB news, frontline and all amalgamations I provide you over here at one place. So please subscribe and don't forget to share with your friend. Thank you for watching Pura Academy, The Hindu editorial analysis.